Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. ma'am. Yes. Okay. If you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. मैम मुझे है। बोलिए। मैम इसे थोड़ा सा ऊपर दीजिए आप। यस मैम, ये जो इससे नीचे वाला जो टॉपिक था ना, वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, हाँ जी। इसमें ये वाला जो है ना, इन द आईज ऑफ मैनी पीपल, In the ये वाली eyes लाइन, many people, हाँ। Okay. ये वाली लाइन। Okay. In the eyes of many people all over the world, it is indispensable and represents a great hope of humanity for people and progress. अब ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनका क्या एक तरीके से क्या रोल है और लोग बाग इसको कैसे देखते हैं वर्ल्ड के अंदर, वो बोला गया है। यानी कि आप इस चीज को ये समझ सकते हैं कि ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये इंसानियत की जो उम्मीद है, इंसानियत को लेकर के जो शांति की उम्मीद है और प्रोग्रेस की जो उम्मीद है, उसको एक तरीके से बनाए जाते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूएन या इंटरनेशनल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनको इस तरीके से देखा जाता है। अभी जैसे रिसेंटली अगर आप देखो, लास्ट 2 इयर्स का नहीं बोल रही मैं, लास्ट 2 इयर्स के पहले अगर देखो, अगर आप कहीं पे भी किसी किन्हीं दो देशों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता था, तो सिंपली क्या देखा जाता था, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरफेयर करते थे चीजों को लेकर के कि इस कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से हटाया जा सकता है, कैसे उसको सॉर्ट किया जा सकता है। उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता था। तो यहाँ पे वही चीज बोली जा रही है कि कई सारे दुनिया के अंदर जो लोग हैं, उनकी आंखों में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से है कि ये ही ह्यूमैनिटी को सेफगार्ड करेंगे, यही उसको कंजर्व करेंगे, यही पीस जो है उसके लिए काम करेंगे, और शांति से सब चीजें सॉर्ट हो जाए दो देशों के बीच में या वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो उसको बड़ी उम्मीद से देखा जाता है। ये यहाँ पे बोली गई है लाइन। अब समझ आया? यस मैम। ओके। और किसी को कोई दिक्कत तो पूछ सकते हैं आप लोग। No, ma'am. No, ma'am. Okay. Moving on to our next topic. But before doing that, IMF वाला जो ये बॉक्स दे रखा है, इसे पढ़ लेते हैं। The International Monetary Fund, IMF, is an international organization that oversees those financial institutions and regulations that act at the international level. International Monetary Fund जो है IMF, एक international organization है जो financial institutions को देखता है या regulate करता है, जो international level पे काम कर रहे हैं। पैसे को लेकर के जो organizations हैं, उनको ये ध्यान में रख करके regulate करता है। The IMF has 184 members countries, but they do not enjoy an equal say. इसके अंदर 184 members जो हैं वो मतलब countries हैं, लेकिन उन सबको equal वो नहीं मिला हुआ है presentation. The top 10 countries have 55% of the votes. जो टॉप 10 कंट्रीज है उनमें 55% वोट्स उन्हीं को गए हुए हैं। दे आर G8 मेंबर्स, और उनको बोला जाता है G8 मेंबर्स। G8 मेंबर्स में है यूएसए, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूके, कनाडा और रशिया, सऊदी अरेबिया एंड चाइना। The US alone has 17.4% voting rights, और यूएसए अकेले के पास में 17.4% वोटिंग राइट्स हैं। तो यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इसके अंदर ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें 184 मेंबर्स हैं, लेकिन सबको इक्वल राइट्स नहीं मिले हुए हैं। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. यस Okay, मैम। moving on to our next paragraph. The role of an international organization can be important in this context. अब ये अलग अलग जो चीजें होती हैं कि भाई कई कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस होते हैं जिसको नोटिस भी नहीं करते, बिना मतलब नोटिस करते हैं, और वॉर नहीं होता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
An international organization is not a super state with authority over its members. It is created by and responds to state. अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो सबसे बड़ा अधिकारी हो गया और वो सुपर स्टेट हो गया और वो कंट्रोल करेगा सारे मेंबर्स को, ऐसा नहीं है। बल्कि ये इसलिए क्रिएट किया गया है जिससे इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है स्टेट्स के बीच में, कंट्रीज के बीच में, तो उसको वो इजीली रिजॉल्व कर सके। It comes into being when states agree to its creation, और ये अस्तित्व में ही तब आया है जब सारे ही जो मेंबर्स हैं उन्होंने अग्री करा है इस तरह की चीज को बनाने के लिए। Once created, it can help members states resolve their problems peacefully. जब एक बार बना दिया जाता है तो जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वो इस प्रॉब्लम को पीसफुली रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी शांति से रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं बजाय किसी लड़ाई के। समझ में आया इस पैराग्राफ में आपको कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. No problem. Okay, moving on. International organizations are helpful in another way. International organization दूसरे तरीके से भी काफी मददगार है। नेशंस जो है वो यूजुअली क्या करते हैं, इन चीजों को साथ में लेकर के देखते हैं, ठीक है। नेशंस कैन यूजुअली सी दैट देयर आर सम थिंग्स दैट मस्ट डू टुगेदर. There are issues that are so challenging that they can only be dealt with when everyone works together. कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनको अगर हम साथ में लेकर के ना रखें तो उनसे डील नहीं किया जा सकता। अब जैसे कि आज की जो प्रेजेंट कंडीशन देखें हम, जो कोरोना चल रहा है 2 साल से, जब तक सारे देश मिलकर के एक्सेप्ट चाइना, जब तक सारे देश मिलकर के इस चीज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं करेंगे, प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं करेंगे अपने सिटीजन्स का, और प्रॉपर मेजर्स जो है वो फॉलो नहीं करेंगे, रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेंगे, तो इट इज इम्पॉसिबल टू क्योर दिस डिजीज। इम्पॉसिबल है इस डिजीज को ठीक करना या इसको कोरोना फ्री जो वर्ल्ड है उसको स्टैब्लिश करना, वो इम्पॉसिबल है। तो इस तरह की जब कोई सिचुएशन आती है, जब ऐसे मानना है नेशंस का कि कुछ चीजों पे साथ में मिलकर काम किया जाए तो काम अच्छा होगा और बेहतर होगा, तो वो चीज देखी जाती है। अब इसी में वही जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, डिजीज इज एन एग्जांपल। सम डिजीजेस कैन ओनली बी इरेडिकेटेड इफ एवरीवन इन द वर्ल्ड कोऑपरेट्स इन inoculating or vaccinating their populations. अब बीमारी इस तरह में एकमात्र एग्जाम्पल है इसका। कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जिनको हटाने के लिए सारे ही वर्ल्ड को कोऑपरेट करना होगा और वैक्सीनेशन कराना होगा अपनी पॉपुलेशंस का, या जो पूरी जो इस चीज से अफेक्टेड है उनको एकदम अलग रख करके उनको क्योर करना पड़ेगा, तभी जाकर के इस तरह की कोई बीमारी जो है वो हट पाएगी। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. No, Okay. ma'am. ओके। और टेक ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट्स। अब दूसरा पॉइंट आता है ग्लोबल वार्मिंग और उसके इफेक्ट्स को लेकर के। ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके बारे में क्या आपको कुछ जानकारी है, बता सकता है कोई? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट्स, हाउ इट इज हार्मफुल फॉर आवर अर्थ? Come on, students, you are in 12th standard. You don't know what is global warming? मैम ग्लोबल वार्मिंग इज समथिंग, जैसे मैम जो अर्थ का जो पूरा क्लाइमेट है वो थोड़ा गर्म हो जाता है, या फिर जैसे एटमॉस्फेयर बढ़ता है तो जो सर्टेन केमिकल्स होते हैं ना, तो वो स्प्रेड होने लग जाते हैं एनवायरनमेंट में। Very good. At least some of you are well aware of this fact. That's good to know. And I really appreciate your efforts. Okay, global warming क्या है? Basically जब अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जैसा कि मानसी ने कहा, सही कहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो गैसेस हैं वो काफी हार्मफुल फैलने लग जाती हैं। उसकी वजह से हमारे क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं। जो आर्टिक और ये सारे ओशंस हैं, जो आइस है वहां पर, ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर लेवल जो है वो राइज होगा और कई सारे जो सिटीज हैं जो कोस्टल लाइन पर है वो
उसमें मर्ज हो सकती हैं, उसका भी खतरा है। तो कई सारी चीजें हैं, और ये अपने आप में एक ऐसा सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आप मेंशन कर सकते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हमारी वर्ल्ड में सभी लोग फेस कर रहे हैं, उस पर साथ में मिलकर के काम किया जाए तो चीजें फिर भी ठीक हो सकती हैं। As atmospheric temperature rise because of the spread of the certain chemicals called chlorofluorocarbons, there is a danger that sea levels will also rise, thereby submerging many coastal areas of the world, indulging huge cities. Okay, वही चीज कि atmospheric temperature जो है वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से कुछ chemicals जो है वो फैल रहे हैं, जिसमें मेन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, और उसकी वजह से खतरा बढ़ रहा है कि जो पानी का स्तर है वो बढ़ जाएगा, सी लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से जो कोस्टल एरियाज हैं वर्ल्ड के, उनमें जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया के अंदर जैसे मुंबई हुआ, ठीक है, और अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क हुआ, इस तरह की जो इम्पोर्टेंट बड़ी सिटीज हैं वो उसमें डूब सकती हैं, उसका खतरा है। ऑफ कोर्स ईच कंट्री कैन ट्राई टू फाइंड इट्स ओन सॉल्यूशन टू द इफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। अब ये तो है ही कि हर एक कंट्री जो है अपने तरीके से इस चीज का सोल्यूशन निकाल सकती है, बट एट द एंड a more effective approach is to stop warming itself। लेकिन सबसे important approach जो है इनमें वही है कि ये अपने आप से चीज रुक जाए गर्म होना। This requires at least all the major industrial powers to cooperate। और इसके लिए जरूरत है कि जितने भी इंडस्ट्रियल पावर्स हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं जगह में, वो प्रॉपरली साथ में मिलकर के कोऑपरेट करें, जिससे ये ग्लोबल वार्मिंग जो है वो रुक जाए। इस पैराग्राफ के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। No, ma'am, no problem. Okay, moving on. Unfortunately, recognizing the need for cooperation and actually cooperating are two different things। अब unfortunately ये चीज कि भाई cooperate करना, जरूरत है cooperate करने की, और actual में cooperate करना दो अलग चीजें होती है। Nations can recognize the need to cooperate but cannot always agree on how best to do so। Nations हमेशा agree तो कर जाते हैं कि हाँ हमें cooperate करने की जरूरत है, लेकिन क्या करना है, किस तरह करना है, वो नहीं समझ पाते हैं। हाउ टू शेयर द कॉस्ट ऑफ कॉपरेटिंग, और ये जो कॉपरेट करने की कीमत है इसको कैसे शेयर किया जाए। हाउ टू मेक श्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ कॉपरेटिंग आर जस्टली डिवाइडेड, और कैसे ये पक्का किया जाए कि ये जो बेनिफिट्स मिलेंगे कॉपरेट करने के वो पूरी तरह इक्वली डिवाइडेड होंगे। एंड हाउ टू इंश्योर दैट others do not break their end of the bargain and cheat on an agreement। और कैसे पक्का कराया जाए कि अगर आप किसी अग्रीमेंट पे साइन कर रहे हो कॉपरेट करने के, तो दूसरा व्यक्ति जो है वो जैसा अग्रीमेंट पे साइन किया है उसने वो उसी तरह काम करेगा और चीटिंग नहीं करेगा। ये सारे पॉइंट्स जो है काफी डाउटफुल है। एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन हेल्प प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट हाउ टू कॉपरेट। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मदद करता है इस तरह की चीज को देखने में कि कैसे आप कॉपरेट कर सकते हो, कैसे आप कॉपरेट कर सकते हो, और वो आपको इंफॉर्मेशन और आइडियाज जो है वो बता सकता है इस पर। इट कैन प्रोवाइड mechanism, rules and a bureaucracy to help members have more confidence that cost will be shared properly and that the benefits will be fairly divided, and that once a member joins an agreement it will honor the terms and conditions of the agreement। अब ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो पक्का कराते हैं कि भाई हाँ आपकी जो कॉस्ट आएगी कॉपरेट करने की वो भी इक्वली शेयर होगी, जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो भी फाइनली डिवाइडेड होंगे, और अगर एक बार मेंबर ज्वाइन कर लेता है एग्रीमेंट तो वो उसके टर्म्स और कंडीशंस को पूरी तरह मानेगा। सेकंड पैराग्राफ के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। No, ma'am. No, ma'am. इस लाइन को भी मार्क कर लीजिएगा। इट कैन प्रोवाइड अ मैकेनिज्म, ये प्रॉपर मैकेनिज्म जो है वो भी प्रोवाइड कराते हैं कि भाई हाँ ये प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस जो है एक ब्यूरोक्रेसी को बिठाया जाएगा कि वो ये सारी चीजें चेक करेगी। Moving on, with the end of the Cold War, we can see that the UN may have a slightly different role. As the United States and its allies emerged victorious, there was concern amongst many governments and people that the Western countries led by the US would be so powerful that there would be no check against their wishes and desire। जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ था तो यूएन जो है उसका डिफरेंट रोल था,
और वहां पर माना जा रहा था उस समय में कि यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज जो थे उनको बहुत ही अच्छी जीत मिली है, और लोगों को चिंता हो रही थी, बाकी जितनी भी सरकारें और लोग थे, कि भाई अब ये जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज जो यूएस के सपोर्ट में थी वो अब पावरफुल नेशन की तरह निकल के आएंगी, और उनकी इच्छा और उनकी विशेष पर कोई चेक करने वाला नहीं होगा. Can the UN serve to promote dialogue and discussion with the US in the particular, and could it limit the power of the American गवर्नमेंट्स? अब ये क्वेश्चन उठ रहा था कि क्या यूएन जो है वो बातचीत कर पाएगा अकेले यूएसए से, और उसकी पास जो है उन पर लिमिट लगा पाएगा, उसकी सरकार पर लिमिट लगा पाएगा? ये क्वेश्चंस जो है उठ रहे थे. We shall try to answer this question at the end of the chapter. हम इस तरह के क्वेश्चन का जवाब जो है चैप्टर के एंड में देंगे. अब आता है एवोल्यूशन ऑफ द यूएन. First World War encouraged the world to invest in an international organization to deal with conflict. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था उसके बाद में दुनिया भर में ये चीज को लेकर के काफी एक पॉइंट उठा था कि हमें कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बिठाना पड़ेगा इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को सॉर्ट करने के लिए. Many believe that such an organization would help the world to avoid war. कई सारे लोगों का मानना ये था, विश्वास था कि अगर इस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन बिठा देंगे तो दुनिया में लड़ाई नहीं होगी. As a result, the League of Nations was born. इसी के रिजल्ट की वजह से लीग ऑफ नेशन जो है उसका जन्म हुआ. However, despite its initial success, it could not prevent the Second World War. अब ये जो लीग ऑफ नेशन हुआ था ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में हुआ था. भले ही काफी शुरुआत में सक्सेसफुल रहा था, लेकिन उसके बाद भी ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं रुक पाया. Many more people died and were wounded in this war than ever before. कई सारे लोग मारे गए, कई सारे लोगों को जख्मी हुए जितने पहले कभी नहीं हुए थे. The UN was founded as a successor to the League of Nations. UN जो है उसको establish किया गया था सक्सेसर के तौर पे League of Nations के. It was established in 1945. ये establish हुआ था 1945 में, immediately after the सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद में इसको स्टैब्लिश कर दिया था. द ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप थ्रू द साइनिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर्ड बाय 51 स्टेट. इस ऑर्गेनाइजेशन को सेट किया गया था, इसके अंदर यूनाइटेड नेशंस चार्टर जो है उसके अंदर 51 स्टेट्स ने साइन किया है. इट ट्राई टू अचीव दैट द लीग कुड नॉट बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स. इसमें जो चीज लीग जो है वो अचीव नहीं कर पाया था वर्ल्ड वॉर, दोनों ही वर्ल्ड वॉर के बीच में, उस चीज को इसमें अचीव करने की कोशिश की जानी थी. द यूएन's ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग स्टेट. अब यूएन का काम क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट जो भी होगा उसको सॉर्ट करेगा, और दोनों को ही स्टेट जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उनके बीच में एक कोऑपरेशन वाली जो चीज है उसको लागू करेगा. अभी तक किसी भी पॉइंट में अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं. No, ma'am. Okay. It was founded with the hope that it would act to stop the conflicts between states escalating into the wars, and it war broke out to limit the extent of hostilities. अब ये इस चीज के लिए एस्टेब्लिश किया गया था कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसको रोकेंगे, वॉर होने से रोकेंगे, वॉर में वो तब्दील ना हो उसको देखेंगे, अगर वॉर हो भी गया है तो भाई ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना हो उसको रोकने के लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया था. Furthermore, since conflicts often arose from the lack of social and economic development, the UN was intended to bring countries together to improve the prospects of social and economic development all over the world. अब क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्यों उठते थे, क्योंकि सामाजिक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं था, बहुत कमी थी उस चीज की. तो यूएन जो था उसको इसलिए एस्टेब्लिश किया गया था कि वो कंट्रीज को साथ में लेकर के आ सके, सोशल डेवलपमेंट हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो. तो इसलिए लड़ाई जो चीज थी, लड़ाई की जो जड़ थी उसी को हटाने के लिए इसको बनाया गया था. इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई डाउट? No, ma'am. Okay. Okay.
2006 तक यूएन के अंदर 192 मेंबर स्टेट्स थे। इनके अंदर सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे। यूएन जनरल असेंबली जो थी उसके सारे मेंबर्स को 1 वोट ईच वाली चीज दे रखी थी। यूएन सिक्योरिटी मैम काउंसिल। यस मैम, जो मेरे पास जो बुक है मैम उसमें 2011 है और 193 मेंबर्स है। ओके। ये पीडीएफ जो है ये सीबीएसई की साइट से ही, एनसीईआरटी की साइट से निकाला था। माइट भी उन्होंने अपडेट नहीं किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2011 वाला जो आप बता रहे हो पॉइंट, उसकी आप फोटोग्राफ जो है वो मुझे क्लिक करके भेज दीजिएगा। ओके मैम। ओके, सो देयर इज एन अपडेट। 2011 में जो है यूएन के 193 मेंबर स्टेट्स थे। इसके अंदर सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी। यूएन जनरल असेंबली जो है उसके सारे मेंबर्स को 1 वोट ईच वाली चीज दे रखी थी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। ये मेंबर्स हैं यूनाइटेड स्टेट, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना। ये स्टेट्स जो हैं ये सिलेक्ट की गई हैं परमानेंट मेंबर्स के तौर पे, क्योंकि ये जो है पावरफुल है स्टेट के तौर पे निकल के आए थे, वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। बिकॉज यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने मार्क करे हैं। ठीक है, अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। बाय 2011 द यूएन हैड 193 member states. These included almost all independent states in the UN General Assembly. All the members have 1 vote each. In the UN Security Council, there are 5 permanent members. These are the United States, Russia, the United Kingdom, France, and China. These states were selected as permanent members as they were the most powerful immediately after the Second World War and because they constituted the victors in the war. और ये इसलिए भी सिलेक्ट किए गए हैं क्योंकि इनको माना गया था कि ये वॉर के अंदर जीते हैं, इसीलिए भी इनको परमानेंट मेंबर्स के तौर पे यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। इस पैराग्राफ में अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी। नो मैम। नो मैम। Okay, so that's it for today. आज हम इतना ही करेंगे. We'll continue this chapter in tomorrow's class. I'm going to send you a link for your next class. Okay. Please conjure up your problems. Okay, ma'am. Thank you. Okay.